हमने देखा था कि 1853 का चार्टर एक्ट, और वो चार्टर एक्ट हमारी चार्टर एक्ट की श्रृंखला का अंतिम एक्ट माना गया था। अब हम देखेंगे कि 1857 में जो क्रांति हुई, जिसके कारण भारतीयों में रोष व्याप्त हो गया और कंपनी के विरुद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी को जड़ से उगाड़ने के विरुद्ध प्रदर्शन होने लगे। और इसी के चलते हुए महारानी विक्टोरिया ने स्थिति को संभालते हुए अपना एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसे महारानी का घोषणा पत्र या विक्टोरिया का घोषणा पत्र या ताज का घोषणा पत्र या क्राउन का घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, जो किया गया था 1858 में, जिसे हम जानते हैं 1858 का अधिनियम। आज हम इसके बारे में जानेंगे। 1858 का अधिनियम। महारानी विक्टोरिया ने स्थिति को संभालते हुए 1858 का एक अधिनियम पारित किया, जिसका वाचन लॉर्ड कैनिंगन ने मिल्टो पार्क में, जो कि इलाहाबाद में है, मिल्टो पार्क में इसका वाचन किया और इसके कुछ प्रावधान थे उनके लिए बताया। तो इसका वाचन किसने किया? वाचन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंगन द्वारा इलाहाबाद के मिल्टो पार्क में इसका वाचन किया गया। इसके प्रावधान थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी समस्त शक्तियां थी वो महारानी विक्टोरिया के लिए हस्तांतरित कर दी गई। व्यापारिक से लेकर के प्रशासनिक गतिविधियों तक की संपूर्ण शक्तियां महारानी विक्टोरिया के लिए हस्तांतरित कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की समस्त शक्तियां महारानी विक्टोरिया को हस्तांतरित कर दी गई। वहीं देखते हैं कि महारानी की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत में नहीं, महारानी की शक्तियों के लिए प्रयोग कौन करे। इसके लिए इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, लंदन में एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया। भारत सचिव का पद सृजित किया गया। भारत सचिव का कार्य होता था कि इंग्लैंड में नहीं इसका पद सृजित किया गया था, ये महारानी के द्वारा जो भी शक्तियां यूज की जाती थी उनके लिए प्रयोग कौन करता था? भारत सचिव। इसका कार्य यही था कि महारानी को सलाह देना और महारानी की शक्तियों के लिए क्या करना? प्रयोग करना। भारत सचिव का पद एक महत्वपूर्ण पद था और सर्वप्रथम भारत सचिव बने थे अपने सर चार्ल्स वुड प्रथम भारत सचिव बने थे।
कई बार एग्जामों में ये पूछा जाता है कि प्रथम भारत सचिव कौन थे, तो सर चार्ल्स वुड प्रथम भारत सचिव थे। भाई ये पूछा जाता है कि 1858 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य लिखेंगे हमें पता है कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके कारण जो असंतोष भारतीय जनता में नहीं व्याप्त हुआ था, उसी को नियंत्रित करना और भारतीय जनता को सहानुभूति प्रकट करना और सांत्वना देना ही इस 1858 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था। भाई हम देखते हैं कि भारत सचिव जो कि प्रथम सर चार्ल्स वुड को बनाया गया था, इसकी सलाह के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया। भारत सचिव की सलाह के लिए 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया, जो भारत सचिव के लिए सलाह दे सके, जो महारानी विक्टोरिया या इंग्लैंड की महारानी की शक्तियों का प्रयोग करता था। हम देखते हैं कि आगे इसमें चलते हैं 1858 के अधिनियम में। भाई हम देखते हैं कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसके पद के लिए अब नाम परिवर्तन कर वायसरॉय के नाम से जाना गया। अर्थात कि जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसका नाम परिवर्तन करके पद का उसके लिए वायसरॉय कर दिया गया। और हम देखते हैं कि अंतिम गवर्नर जनरल हमारे कौन रहे? कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल रहे थे हमारे कैनिंग। और वही देखते हैं प्रथम वायसराय, तो ये भी रहे थे अपने कैनिंग। अर्थात कि जो कैनिंग गवर्नर जनरल था उनके पद के लिए नाम परिवर्तन करके वायसराय कर दिया गया और प्रथम वायसराय बने अपने कैनिंग। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अब वायसराय का पद में प्रावधानों में हम देखते हैं 1858 के अन्य प्रावधानों में 1700 शासन, जो देश शासन की जो प्रणाली 1784 के अधिनियम में नहीं जो पारित की गई थी, उसके लिए अब क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया 1858 में। खत्म कर दिया गया। भाई हम देखते हैं कि 1858 के अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मेघना काटा के नाम से भी जाना जाता है।
चलो ऊपर लिख देता हूँ। भाई हम देखते हैं कि 1858 का अधिनियम था, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, जो हमारी 1857 में जो क्रांति हुई थी, उसी के लिए जो 1857 की क्रांति है उसका मेघना काटा माना जाता है इसे। अर्थात कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मेघना काटा किसे कहा जाता है? 1858 के अधिनियम को ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मेघना काटा के नाम से जाना जाता है। मेघना काटा शब्द बहुत प्रचलित है और कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, और हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, ये अन्य जगह पे भी लागू होगा। तो हम देखते हैं कि मेघना काटा क्या चीज है। 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के मेघना काटा शब्द 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा अपने सामंतों के लिए कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए, जिन्हें ही मेघना काटा के नाम से जाना गया। अर्थात कि मेघना काटा एक परिपत्र था, अर्थात कि एक लिखी हुई चिट्ठी मान सकते हैं, आदेश मान सकते हैं। एक आदेश था जिसे मेघना काटा के नाम से जाना गया, क्योंकि इसने राजा जॉन ने 1215 ईस्वी में अपने सामंतों के लिए कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए थे। इस कारण इसे मेघना काटा शब्द से जाना गया। मेघना काटा एक लैटिन भाषा का शब्द है। भाई हम देखते हैं कि मेघना काटा शब्द जो 1215 ईस्वी में जारी किया गया था, इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की के बारे में भी कुछ लिखा हुआ था। इसे हम आगे जानेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, जब भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में हम पढ़ेंगे, और सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय के बारे में जब हम जानेंगे तब इन्हें पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं 1861 का अधिनियम, जिसे हम जानेंगे 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1858 के बाद जो भी अधिनियम लागू हुए उन्हें भारत शासन अधिनियम से जाना गया, क्योंकि अब ये संपूर्ण शक्तियां किसके अधीन कर दी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी शक्तियां थी वो संपूर्ण शक्तियां महारानी के हाथों आ गई थी और उन्हें हस्तांतरित कर दी गई थी। इसलिए इसे जानेंगे हम भारत शासन अधिनियम, क्योंकि अब संपूर्ण क्षेत्र भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी से जाकर महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया था। 1861 का 1861 का भारत शासन अधिनियम हमारे वॉइस रॉय जो कि बने थे कैनिंग द्वारा क्षेत्रीय आधार के सिद्धांत पर प्रथम बार भारतीयों के लिए विधायी कार्यों में शामिल किया गया।
अर्थात कि प्रथम बार भारतीयों के लिए विधान परिषद में विधायी कार्यों के लिए शामिल किया गया 1861 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भाई हम देखते हैं कि जो वॉइस रॉय थे हमारे वॉइस रॉय के लिए नए प्रांतों के गठन करने के लिए नए प्रांतों के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई और विधायकों पे वीटो पावर चार्ज करने का अधिकार दिया गया। अर्थात कि वॉइस रॉय को भाई हम देखते हैं कि 1861 के अधिनियम के द्वारा सत्रह से जो केंद्रीकृत व्यवस्था चली आ रही थी, अर्थात कि बंगाल के अधीन अन्य प्रांत कर दिए गए थे, जैसे कि मुंबई, उड़ीसा आदि क्षेत्र, इनके लिए अब क्या कर दिया गया, विकेंद्रीकृत कर दिया गया। अर्थात कि 1861 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1773 में जो प्रक्रिया चलाई थी एक केंद्रीकृत की, उसके लिए अब विकेंद्रीकृत कर दिया गया। विकेंद्रीकृत कर दिया गया और बंबई और 1861 में 1773 में जो केंद्रीकृत की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, अब उसके लिए विकेंद्रीकृत कर दिया गया। अर्थात कि बंबई और उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर दिया गया और इस प्रकार से दो नए प्रांत या कहे दो नई प्रेसिडेंसियों का उदय हुआ, बंबई और उड़ीसा प्रेसिडेंसी का। ये दोनों प्रेसिडेंसियां पहले बंगाल के अधीन कर दी गई थी 1773 में। अब हम देखते हैं कि 1861 के अधिनियम में के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1861 में इस एक्ट के माध्यम से भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई। कब की गई? 1861 में की गई। कौन से एक्ट के या कौन से भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई? तो 1861 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा की गई? यानी कि लिख रहा है। भाई हम देखते हैं कि भारतीय पुरातत्विक विभाग की स्थापना केनिंगन महोदय द्वारा की गई 1861 में की गई और 1861 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई। भाई हम देखते हैं कि भारतीय पुरातत्विक विभाग के जनक किसे माना जाता है? तो केनिंगन महोदय के लिए जानते हैं। भाई हम देखते हैं कुल 1902 में
1902 में भारतीय पुरातत्विक विभाग का पुनरुत्थान किया गया और इसका पुनरुत्थान किया था जॉन मार्शल ने। इस प्रकार से हमारा भारत शासन अधिनियम 1861 भी समाप्त हो जाता है। अब हम चलेंगे 1961 का भारत शासन अधिनियम। अब हम बात करेंगे 1919 का मार्ले मिल्टो सुधार अधिनियम। मार्ले मिल्टो सुधार अधिनियम क्या था, इसके बारे में जानेंगे।